ओके, देखो हमने अब तक 4 प्रोसेस पढ़ी। एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। अब मैं तुम्हें इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, नथिंग कांस्टेंट। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। यही होता है। अब एक चीज याद रखना, ये तीनों चीजें डेल क्यू, डेल यू और डेल डब्ल्यू। एडियाबेटिक में डेल क्यू जीरो होता है। ये तुम्हें याद रखना है कि एडियाबेटिक में डेल क्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि एडियाबेटिक में ना तो कोई हीट सिस्टम के अंदर आती है, ना सिस्टम के अंदर की हीट बाहर जाती है। और डेल यू का फॉर्मूला तो तुम्हें हमेशा ही याद रखना है, N/2 FR डेल टी। ये फॉर्मूला कभी मत भूलना, याद है? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? N/2 FRT। तो डेल यू क्या होगा? N/2 FR डेल टी। डेल टी का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। और वर्क डन, एडियाबेटिक का वर्क डन भी मैंने तुम्हें बोला है कि P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। एडियाबेटिक में ये चीजें याद रखना, कुछ कांस्टेंट नहीं रहता। डेल क्यू जीरो होता है और ये डेल यू है, ये डेल डब्ल्यू है। आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। याद रखना, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। वर्क डन कितना होगा? जीरो। और डेल यू का फॉर्मूला तो अभी भी यही होगा, N/2 FR डेल टी। और डेल क्यू, याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहां पे डेल डब्ल्यू जीरो है, तो डेल क्यू भी किसके बराबर आया? N/2 FR डेल टी के। आइसोथर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आइसोथर्मल में आपका डेल यू जीरो होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर ही कांस्टेंट रहता है, तो डेल यू क्या होता है? जीरो। और अगर तुम भूल गए हो तो आइसोथर्मल में वर्क डन कितना होता है? एनआरटी लॉग V2/V1। और यहां पे डेल क्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल डब्ल्यू के, क्योंकि डेल यू जीरो है। और आइसोबारिक प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें कुछ भी जीरो नहीं होता। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? वर्क डन तो क्या होता है? PV2 माइनस V1। और ये तो इसमें भी यही है, N/2 FR डेल टी। और डेल क्यू किसके बराबर आ जाएगा? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के। ये चार्ट तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। इस चार्ट में अब तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सारे ग्राफ मैंने तुम्हें बनवा दिए, साइक्लिक प्रोसेस बता दी, और ये चार्ट। अब कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो इसमें। कोई भी डाउट है कि सर ये डाउट आ रहा है, आप वापस बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो। मेघना कोई डाउट है? रानू कोई डाउट है? रिदम कोई डाउट है इस चार्ट में? एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। ना सर। क्लियर हुआ? अच्छा, कई लोग है ना डेल यू का फॉर्मूला ये भी लिखते हैं NCV डेल टी, तो वो भी कोई गलत नहीं है, ये भी आप लिख सकते हो। कैसे आया मैं तुम्हें बताऊंगा। एनीवेज, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये आप बाद में लिख लेना, मैं आपको भेज दूंगा वैसे भी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आरएमएस स्पीड बेसिकली है क्या? देखो, अगर कोई भी कंटेनर है ना, और मान लो कि उस कंटेनर के अंदर, मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर कोई आइडियल गैस भरी हुई है। सपोज करो ये कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर कोई आइडियल गैस भरी हुई है। और मान लो कि इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो आपको दे रखा है टी। इस कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस भरी हुई है और इस कंटेनर का टेम्परेचर है वो आपको टी दे रखा है। तो होता क्या है कि अंदर जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस मोशन में होंगे। तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी? तो अब रियल वेलोसिटी तो अपन निकाल नहीं सकते, क्योंकि कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज होती रहती है और सब पार्टिकल की वेलोसिटी भी अलग अलग होती है। तो यहां पे हम निकालते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और इसका फॉर्मूला होता है √3RT/m। यहां पे T का मतलब होता है टेम्परेचर, M का मतलब होता है मोलार मास। लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये कि आपको मोलार मास केजी में लेना है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में जो मोलार मास होता है वो ग्राम में दे रखा होता है।
जैसे मैं बोलूं कि इस कंटेनर के अंदर हीलियम गैस भरी हुई है और हीलियम गैस का मोलार मास कितना होता है 4 ग्राम, लेकिन आपको 4 नहीं लेना है, आपको उसको डिवाइड बाय 1000 किस में कन्वर्ट करना है, आपको उसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है √3 RT/m। टी मतलब टेम्परेचर, एम मतलब मोलार मास, और मोलार मास लेना किस में, केजी में लेना है। तो लिख लो अपनी कॉपी में ये फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। फिर मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन करके सिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं ये वाला। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं ये वाला। क्वेश्चन है ये, एक सेकंड ना। क्वेश्चन है ये कि फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ, टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है रानू। टेम्परेचर कभी भी सेल्सियस में नहीं लेना है, थर्मो में हमेशा टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है। तो फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो वी आरएमएस होगा कितना, तो वी आरएमएस हो जाएगा √3 RT/m। और याद रखना टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। तो 27 + 273 कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। और मोलार मास कितना होता है, 4 ग्राम, लेकिन 4/1000 कितना आ जाएगा, मतलब जो भी है आपको केजी में लेना है, तो 4/1000 केजी। तो वी आर एम एस कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 3। आर की वैल्यू होती है 8.3, टेम्परेचर कितना है 300, और मोलार मास कितना है 4/1000 मीटर/सेकेंड। तो ये आपका वी आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सिद्धार्थ और गगन तुमने अभी ज्वाइन किया है, तो अपनी कॉपी में वी आर एम एस का फॉर्मूला लिखो। वी आर एम एस का मतलब है कि अगर किसी कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है, तो आइडियल गैस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, है ना। तो उन उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, तो उनको निकालने का एक तरीका है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और इसका फॉर्मूला होता है √3 RT/m। तो आर मतलब आपका कांस्टेंट है 8.3, टी मतलब आपका टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में, एम मतलब मोलार मास। लेकिन हीलियम का मोलार मास होता है 4 ग्राम, लेकिन आपको किस में लेना है उसको, केजी में। तो यहाँ पे मोलार मास पुट कर दो, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर/सेकंड में। इसको तुम सॉल्व कर लेना। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, वी आर एम एस निकालते हैं। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यार। ओके, एक दो फॉर्मूले और लिख लो अगर आ जाए तो। मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल, इसका फॉर्मूला होता है √2 RT/m। और एक और होता है तुम्हारा वी एवरेज, और इसका फॉर्मूला होता है 8 RT/m। ये देखो, अगर तुम्हें लिखवा है तो याद कर लेना, नहीं लिखवा है तो कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर तुम कोई कंपटीटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो वी मोस्ट प्रोबेबल और वी एवरेज तुम्हें याद होना चाहिए। तो जैसे वी एवरेज, वी आर एम एस तो √3 RT/m, वी मोस्ट प्रोबेबल यहां पे लिखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है √2 RT/m, एम मोलार मास, टी टेम्परेचर। और एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब सबका ऐड करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो √8 RT/पाई है, ये मैंने पाई लिखा हुआ है यहाँ पे ना, √8 RT/पाई m। ये तुम्हें याद रखना है ना। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यार। लिख लो, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला है √2 RT/m, एवरेज का फॉर्मूला है √8 RT/पाई m।
ठीक है। अच्छा, आप इसमें एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं, वो भी आप लिख लो। तो क्वेश्चन है ये, अ कंटेनर कंटेन्स 8 ग्राम हीलियम गैस एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड वी आर एम एस। अब आपको आरएमएस स्पीड निकालनी है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो देखो कैसे करते हैं। आपके पास 8 ग्राम हीलियम गैस है, 8 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे हीलियम के, चेक करो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। तो कितना है? 8 ग्राम। हीलियम का मोलार मास 4 ग्राम, तो ये कितने हो गए? 2। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? मास अपॉन मोलार मास 32 ग्राम है और मोलार मास भी 32, तो ये कितना आ गया? 1, है ना। तो यहां पे देखो टेम्परेचर तो है, तो वी आर एम एस निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है √3 RT/m। टेम्परेचर तो है, एम नहीं है, तो जब भी ऐसे दो गैस हो ना, तो आपको एम इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। उसका फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। कितना मास है और कितने मोल्स है? तो मास है कितना? 8, तो ये 32 ही है। 32 और 8 कितने हो गए? 40। और मोल्स कितने? 2 + 1 3। तो ये आपको पुट करना है इस जगह। ये तो ग्राम में आया, इसको केजी में पुट करना है। इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट मोलार मास निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो दोनों के मोल्स अलग अलग निकालो। तो हीलियम 8 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपन मोलार मास, तो 8/4 आ गए 2। ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम है, तो मास अपॉन मोलार मास 32/32 कितना आ गया? 1। तो इक्विवेलेंट मोलार मास कितना कैसे निकालते हैं? टोटल मास कितना है अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? 40/3 ग्राम। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहाँ पे आपको एम इक्विवेलेंट यूज करना है ना। तो इस तरीके से करते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अगला एक थियोरिटिकल टॉपिक है जो तुम्हें साथ साथ लिखना है। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, आइडियल गैस एजम्पशंस। तो किसी भी गैस को अगर हम आइडियल गैस बोलते हैं तो उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं। एक एक करके एजम्पशन लिखते जाओ। तो सबसे पहला एजम्पशन ये है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनी टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। तो अगर कोई आइडियल गैस है तो उसके अंदर कोई भी दो एटम और मॉलिक्यूल लो, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। कोई भी इंटरेक्शन का मतलब है कि उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या है, लिखो अपनी कॉपी में। आइडियल गैस एजम्पशन में सबसे पहला एजम्पशन यह है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। तो अगर सो अगर मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि ये कंटेनर है, इसमें आइडियल गैस भरी हुई है और इसमें बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, तो बताओ कोई भी तो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या फोर्स होगा? तो जीरो फोर्स होगा। याद रखना, अगर किसी कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है तो कोई भी तो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता। अश्विता, आपने अभी ज्वाइन किया है बेटा, एक एक करके सारे एजम्पशन लिखते जाना। ये पहला एजम्पशन है कि देयर ओके इज सर। नो इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। ठीक है। अब दूसरा एजम्पशन, पार्टिकल्स इन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो होता क्या है, अगर मान लो किसी कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है तो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो होंगे क्या? वो इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, दीवार से टकराएगा, दीवार से टकराएगा। तो इसका जो पाथ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, कभी भी कर्व नहीं होगा। ये नहीं कि पाथ सर ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो पहला क्या है कि कोई इंटरेक्शन नहीं होता। दूसरा क्या है कि आइडियल गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल।
is considered to be negligible. is considered to be negligible. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इन पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंटेनर का वॉल्यूम 0 है, ये जो पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल का वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब ये इनकी साइज इतनी कम है कि आप इनका वॉल्यूम इग्नोर कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। तो पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो पहला क्या था कि दो एटम मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। दूसरा क्या है, जितने भी पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते, कर्व नहीं है। तीसरा क्या है, जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है उसको आप नेग्लिजिबल कंसिडर करो। चौथा, ऑल द कोलिजन्स, मतलब अंदर जितने भी कोलिजन्स होंगे, कोलिजन किसके बीच में होंगे आप मुझे बताओ। पार्टिकल या तो पार्टिकल से टकराएगा या पार्टिकल दीवार से टकराएगा। ऑल द कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल पार्टिकल, मतलब कोई भी दो पार्टिकल हो गए, और पार्टिकल वॉल, मतलब पार्टिकल और दीवार के बीच में, ऑल द कोलिजन्स विल बी इलास्टिक। जितने कोलिजन है सब इलास्टिक होंगे। तो ब्रैकेट में लिख लो नो एनर्जी लॉस। तो अगर एक कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, क्योंकि जितने भी कोलिजन है वो सब के सब क्या है, इलास्टिक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रेशर एंड डेंसिटी is uniform inside container, is uniform inside कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर प्रेशर और डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये नहीं कि तुम बोलोगे सर यार यहां पे तो प्रेशर बहुत ज्यादा है और यहां प्रेशर कम है, नहीं। आइडियल गैस अगर किसी कंटेनर में भरी है तो मतलब सब जगह प्रेशर और डेंसिटी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। और सिक्स्थ और लास्ट है वो है ये कि वेलोसिटी of any particle is same in all directions, is same in all directions। तो अगर कोई भी आइडियल गैस का पार्टिकल है, मान लो वो x में जा रहा है vx से, y में जा रहा है vy से, और z में जा रहा है vz से, तो अगर ये आइडियल गैस है तो किसी भी पार्टिकल की सब डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बराबर होगी, मतलब vx इक्वल टू vy इक्वल टू vz, है ना। ये एजम्पशन आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, है ना। अगर अपना थियोरेटिकल पेपर आ रहा है सबका और तुम सबके पेपर में अब तुम्हारा पैटर्न चेंज हो गया, तुम्हें पता है अब तो ट्रू फॉल्स भी आते हैं, एसेशन रीजन भी आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आता है तुम सबका एक साल बाद। तो ये सारी प्रॉपर्टी का ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आता है, एसेशन रीजन भी आता है, और एग्जाम में लिखने को भी आता है। तो इनको ऐसा कैसा मुंह जबानी याद कर लो, है ना। सारे लिख लो, तुम्हें भी राइटिंग में थोड़ी दिक्कत है तो तुम पूछ लो, मैं कोई रिपीट करना चाहो तो मैं रिपीट कर देता हूं। तो पहला क्या है, पहला ये है कि देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के कोई भी दो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। पार्टिकल्स इन आइडियल गैस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो आइडियल गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, कर्व मोशन नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। अंदर जो पार्टिकल्स है उनका वॉल्यूम इतना कम है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। सारे कोलिजन इलास्टिक होते हैं, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। कंटेनर के अंदर सब जगह प्रेशर और डेंसिटी बराबर होते हैं, तो प्रेशर एंड डेंसिटी इज यूनिफॉर्म इनसाइड कंटेनर। और लास्ट है कि वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर कोई आइडियल गैस का पार्टिकल है, मान लो वो एक्स में जा रहा है वीएक्स से, वाई में जा रहा है वीवाई से, जेड में जा रहा है वी जेड से, तो ये तीनों वेलोसिटी वाले कंपोनेंट बराबर होंगे, वी एक्स वी वाई और वी जेड। लिख लो अपनी कॉपी में। और इस टॉपिक में कोई डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तुम्हें इसमें तो आप पूछ लो। ओके, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, इसको लिख लो आराम से।
ठीक है, अच्छा तुम लोगों ने लिख लिया, ये गार्गे लिख लिया क्या? अश्विता भाई ये तुम्हें रटना पड़ेगा, मैं नहीं जाता, तुम्हें रटना पड़ेगा, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, Yes. सारे के सारे एजम्पशन। रानू सारे याद कर लियो, है ना, और हर के बारे में सोचना तुम कि ऐसा क्यों होना चाहिए। सोचोगे तो तुम हो नहीं, तुम तो लिख लोगे खाली, तो भी सोचना एक बार कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ये सब क्या मतलब है इन सब का। एनीवेज अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। लिखो अपनी कॉपी में मीन फ्री पाथ। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ होता क्या है, मतलब ये क्या चीज है मीन फ्री पाथ? देखो सपोज करो कि हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और मान लो कि इस कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? इस कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है। तो ये मान लो इस पार्टिकल की बात करते, तो पहले यहां टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर उससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया। तो हर बार इसकी जो लेंथ होगी वो अलग होगी, मतलब दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो हमेशा अलग होगा। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ एवरेज डिस्टेंस क्या है? तो मीन फ्री पाथ का मतलब है कि एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड between two collisions, average distance traveled between two collisions is called as mean free path। तो दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस आपका पार्टिकल ट्रैवल करता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। तो यहां पे देखो √2 और पाई की तो दिक्कत नहीं है, n का मतलब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन का मतलब क्या है यहां पे? एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप ये भी लिख सकते हो एन इक्वल टू एन अपॉन वी, मतलब कितने पार्टिकल है अपॉन कितना वॉल्यूम है। और देखो होना भी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे आपका जो पार्टिकल है उतना जल्दी जल्दी टकराएगा, है ना। मान लो कि एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे, तो बार जल्दी टकराता ही जाएगा, टकराता ही जाएगा, टकराता ही जाएगा। तो जितना ज्यादा एन होगा एल उतना कम होगा, है ना। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, तो अब पार्टिकल ही नहीं है तो टकराएगा किससे? तो मतलब दो कोलिजन के वेव ज्यादा चलेगा, तो एन ज्यादा होगा तो एल कम होगा। और दूसरा डी का मतलब होता है डायामीटर ऑफ पार्टिकल, डायामीटर ऑफ पार्टिकल, है ना। आप खुद सोचो, अगर पार्टिकल का डायमीटर होगा मतलब वो बड़ा पार्टिकल है, तो बड़ा पार्टिकल है तो उसके टकराने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जितना डायमीटर ज्यादा होता है एल उतना कम होता है। तो एल का फॉर्मूला है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, डी का मतलब होता है डायामीटर ऑफ पार्टिकल। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये मीन फ्री पाथ का जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। Average distance traveled between any two collision is called as mean free path। और मीन फ्री पाथ यहां पे दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है, एक तो एन पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक डी पे डायमीटर ऑफ पार्टिकल पे। और एक और चीज याद रखना कि एल जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एल और घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल तेज तेज वाइब्रेट करेंगे, तो वो और जल्दी जल्दी टकराएंगे, है ना। तो टी बढ़ेगा तो एल भी घटता है, ये याद रखना तुम। लिख लो इसको। तो मीन फ्री पाथ होता है एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। तो कोई भी दो टकराव के बीच में आपका पार्टिकल जो डिस्टेंस चलता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो मेयर्स रिलेशन, MEYER, मेयर्स रिलेशन। और ये रिलेशन है क्या? बेसिकली ये रिलेशन है CP = CV + R। अच्छा
अच्छा, इस रिलेशन को डिराइव करने से पहले एक चीज मुझे तुम्हें समझानी है। अगर तुम भूल गए हो तो याद है जब हम लोगों ने कैलोरीमेट्री पढ़ा था तो मैं तुम्हें समझाया था कि अगर कोई मास होता है m और मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है डेल टी, तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और यही मैं तुम्हें समझाई थी कि मान लो कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई n मोल ऑफ गैस भरा हुआ है और मुझे इसका टेम्परेचर डेल टी बढ़ाना है, तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? n c डेल टी। तो जब मास होता है तो हम स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ मोल्स होता है तो हम c यूज करते हैं, और c का मतलब होता है मोलार हीट कैपेसिटी। C का मतलब क्या होता है? मोलार हीट कैपेसिटी, है ना? तो अगर कोई मास है और आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? कितना मास है इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स है तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल क्यू का ये फॉर्मूला याद रखना कि जैसे डेल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कितने मोल है इंटू मोलार हीट कैपेसिटी कितनी है इंटू कितना टेम्परेचर चेंज करना है। ठीक है, तो अब लिखो अपनी कॉपी में, लो टॉपिक लिखो मेयर्स रिलेशन। अब तुम ध्यान से सुनना, बहुत आसान टॉपिक है। पहले हम एक आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो डेल क्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के। तो डेल यू को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? डेल क्यू के। अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया कि डेल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी डेल टी। लेकिन यहां मैं लिखूंगा सीवी। क्यों लिखूंगा सीवी? क्योंकि हम ये कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। तो सीवी का मतलब है मोलार हीट कैपेसिटी। सीवी का मतलब है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होता है सीवी। तो आपका डेल डब्ल्यू तो 0 है और डेल क्यू किसके बराबर है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के। तो डेल क्यू बराबर हो गए और डेल क्यू कितना होगा? एन सीवी डेल टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। याद रखना डेल यू का फॉर्मूला कितना आया? एन सीवी डेल टी। अब हम एक आइसोबारिक प्रोसेस करते हैं। कौन सी प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है आपका प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। मतलब P इंटू कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। तो इसको ओपन करो तो क्या आएगा? PV2 माइनस PV1। तो PV किसके बराबर होता है? NRT के। तो NRT2 माइनस NRT1। यहाँ पे NR कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा? T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 को हम क्या लिख सकते हैं? डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो लगाओ, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो आपका जो डेल क्यू है अब उसको क्या लिखेंगे हम? एनसी डेल टी। लेकिन यहां पे एनसीपी डेल टी। क्यों? क्योंकि अब आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो, आइसोबारिक है। और डेल यू हमने अभी निकाला, एनसीवी डेल टी। याद रखना कोई भी प्रोसेस हो, मैं तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में, कोई भी प्रोसेस हो डेल यू हमेशा सेम रहता है। तो डेल यू यहां से निकाल के मैंने यहां पुट कर दिया और वर्क डन कितना आया? एन आर डेल टी। तो आपका डेल टी डेल टी डेल टी गया, एन 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 गया। तो आपका सीपी किसके बराबर आया? सीवी प्लस आर के। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। और ये है आपका मेयर्स रिलेशन। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारा, अभी तो नहीं, लास्ट ईयर 2019 अप्रैल को जो जेई था उसमें सीधा ये फॉर्मूला आया था, है ना? और सीधा एक 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था एक पूरा, उसमें पूरा क्वेश्चन था जो डेरिवेशन तुम लोगों ने कर रखा है अभी। तो इसको सीरियसली लेना, इस डेरिवेशन को लिख लो अपनी कॉपी में। और कई लोग मुझे पूछते कि सर आपने डेल्यू तो यहां से निकाला फिर यहां पे कैसे पुट कर दिया? तो याद रखना चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इससे कोई मतलब नहीं होता कि कौन सी प्रोसेस है। जितना यहां पे चेंज होगा डेल्टी टेम्परेचर के लिए, उतना ही यहां पे चेंज होगा डेल्टी टेम्परेचर के लिए।
ठीक है, बस एक लास्ट रिलेशन और लिख लो, फिर बस एक दो लाइन और लिखनी तुम्हें। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। मेयर्स रिलेशन में तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तो एक आइसोकोरिक प्रोसेस करी, वहां से डेल्यू निकाला, फिर एक आइसोबारिक करी, उसमें डेल्यू पुट किया और रिलेशन आ गया। ठीक है, अच्छा एक लिख लो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन सीपी, सीवी, गामा एंड एफ। याद है एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। सीवी होता है F/2R, सीपी क्या होता है CV प्लस आर, और गामा होता है CP/CV। तो तुम ये सब वैल्यू पुट करोगे और सीधा शॉर्टकट भी निकाल सकते हो। गामा का एक और फॉर्मूला होता है 1+2/F। तो CV F/2R, CP CV प्लस आर, और गामा CP/CV 1+2/F। जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें मान लो एग्जाम में मिल जाए कि फाइंड CP, CV एंड गामा फॉर हीलियम गैस। तो याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया था हीलियम मोनो एटॉमिक है, तो हीलियम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। तो सीवी तो सीधा आ जाएगा F/2R, तो ये कितना आ गया 3/2R। सीपी कितना आ जाएगा CV प्लस आर, तो ये कितना आ जाएगा 3/2R प्लस आर, तो ये आ जाएगा 5/2R। और गामा कितना आ जाएगा 1+2/F, एफ कितना है 3, तो रेशो लो तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लो तो 5/3। तो इस तरीके के तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आने चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है, मोनोएटॉमिक के 3, डायटोमिक लो टेम्परेचर 5, डायटोमिक हाई टेम्परेचर 7, और फिर मैं तुम्हें एक पढ़ाया था पॉलीएटॉमिक का 6+X करके छोड़ दिया था मैंने। इस तरीके से निकालने, लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तुम्हें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। देखो अब थर्मो में ऐसा है कि थर्मो में बेसिकली इतना टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है ना। अब तक जो मैंने पढ़ाया तुम्हें उसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। मेयर्स रिलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपी, सीवी, गामा, आज हमने जो एजम्पशन पढ़ी, आरएमएस वेलोसिटी निकाली, कोई भी डाउट है मीन फ्री पाथ तो पूछ लो मुझे। किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो यार। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम थर्मो खत्म करके ऑसिलेशन वेव्स चालू करेंगे। किसी को इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो अब। ओके, ओके ठीक है, तो ये सब लिख लेना अपनी कॉपी में। और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आना, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह, जो 10वीं क्लास में एंगल्स तुम्हें याद है वो सब, है ना। चलो ओके यार।